नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। छतरपुर में विगत दिनों एक युवक व्यापारी के 6.5 लाख रुपए लेकर भागा था। उपरोक्त गंभीर मामले एक अज्ञात मृतक की बॉडी देखकर उसके परिवार जन मृतक मान चुके थे। वह युवक 10 महीने बाद जिंदा निकला। आप यह सुनकर सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन छतरपुर पुलिस ने इस साजिश का खुलासा कर दिया है। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया गया है। पिछले जुलाई महीने में लोहा व्यापारी सुधीर अग्रवाल के 6.5 लाख रुपए व्यापारी ने राजनगर थाने से पिकअप चालक सुनील नामदेव ने उगाई कर 6 लाख रुपए लेकर गायब हो गया था। छतरपुर ज़िले में काफ़ी समय से एक गुमशुदगी प्रकरण कायम था। इसमें जो पहले फरियादी था या उसका परिवार फरियादी था, उसके बाद वो आरोपी बना सुनील नामदेव। इस व्यक्ति के परिवार के द्वारा ये बताया गया था कि एक जो बॉडी मिली है, लाश मिली है, उसके बेटे की हत्या करके उसे तालाब में फेंक दिया गया था। हम लोगों ने उसकी डीएनए रिपोर्टिंग के लिए भेजा था, हर बिंदु पे जांच की थी और इसमें आरोप भी एक व्यक्ति के ऊपर लगाए जा रहे थे। क्योंकि मामला बहुत गंभीर था, इसको बहुत सजगता से और बहुत सरल लिया गया और इसमें यही निकल के आया कि जिसने ये सारे आरोप लगाए थे कि इसकी हत्या कर दी गई है या फिर वो गुमशुदा है, वो कहीं दिल्ली गाज़ियाबाद में पिछले 8-9 महीने से लगातार छुपता हुआ घूम रहा था। इसको दस्तयाब किया गया और लगातार इसका जो परिवार है और ये हैं जो दबाव बना के पैसा लेने की, एक्सटॉर्शन की जो प्रयास कर रहे थे, उसी में 386, 406 की हम लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई की है और इसको कल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सर, परिवार के लोग मृत मान चुके हैं, अंतिम संस्कार भी कर दिया जी। अभी तक की जो विवेचना में बिंदु आए हैं वो यही आए हैं। परिवार से सुनील नामदेव अभी तक संपर्क में नहीं था और यही कारण था कि उसकी 10वीं 13वीं और जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो भी इसमें हो चुके थे और सुनील नामदेव ने इतने लंबे समय तक ज़िले से, प्रदेश के बाहर रह के अपनी जो खैरियत है वो ना तो उनको बताई और बाहर रह के ही उसने अपने आप को छुपाए रखा। किस तरह से सर पकड़ा भूत प्रेत वाला भी मामला सामने आया सर इसमें? जी, क्योंकि सामान्य तौर पे परिवार से यदि कोई भी जाता है, किसी का यदि पिता जाता है, किसी का बेटा जाता है, किसी का भाई जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको आभास होता है कि वो कहीं ना कहीं है। तो ये सही बात है। उनके बच्चे भी बार बार ये बोलते थे कि सुनील नामदेव का भूत उनके ऊपर आ रहा है। परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं आभास होता था कि वो जीवित है और कई बार उनकी झाड़ फूँक भी की गई। वो लोग तांत्रिकों के पास भी गए और आज जिस व्यक्ति को मृतक या माना गया था वो आज जिंदा है और न्यायालय के सामने अब इसका ट्रायल चलेगा। संबंधित है वर्ष 2021 में 16/7/2021 की बात है। फरियादी जो सुधीर अग्रवाल हैं, उनके मैनेजर जो हैं, वो थाना पर आकर के इस आशय से उन्होंने रिपोर्ट कराई कि जो सुनील नामदेव है वो सरिया लेकर के थाना राजनगर क्षेत्र में आया और राम अवस्थी के यहाँ उसने सरिया दिया और राम अवस्थी से 6,66,500 रुपये ले करके वापस आया और वापस आते समय वो गंज के आसपास से वो गायब हो गए। इस संबंध में इस आशय की रिपोर्ट उन्होंने थाना बमीठा में कराई, जिसका कि गुम इंसान कायम किया गया 39/21। इसी कार्यक्रम में जब इसकी जांच चल रही थी तो थाना राजनगर में 9 दिन के बाद एक डेड बॉडी मिली, जो कि जिसमें थाना राजनगर में मर्ग क्रमांक 30/21 कायम किया गया। अब जब बॉडी मिलने के बाद सुनील नामदेव जो कि लापता था, तो उसके परिवार वाले आकर के थाने में और पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आकर के उन्होंने ये बात कहा कि जो डेड बॉडी मिली है ये हमारे बेटे की है। चूँकि उनके पास ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण या कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि बॉडी उन्हीं की है और उन लोगों ने इस बाबत सीएम हेल्पलाइन भी लगाई और फिर बहुत जगह शिकायत भी की कि बॉडी हमको नहीं दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल उसका डीएनए कराया, उसके परिवार का उस डेड बॉडी का डीएनए के लिए भेजा और बॉडी को कफन दफन करके उसको राजनगर में उसको सुरक्षित रखा लिया गया। अब ये जांच चल ही रही थी कि करीबन 9 महीने उपरांत, बीत जाने के उपरांत एक दिन अभी अचानक जो सुधीर अग्रवाल हैं, ये बागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे थे, तभी सुनील नामदेव अचानक उनको रास्ते में टकराया और फिर उन्होंने देख करके पहचान लिया कि ये वही सुनील है जो मेरे यहाँ काम करता था। तो उन्होंने उसको रोक करके पूछा कि भाई आप कहाँ गायब हो गए थे, हमारे पैसे दे दो, पैसे वापस कर दो। तो उसने जिस तरीके से व्यवहार सुधीर अग्रवाल के साथ किया कि उसने कहा कि जो पैसे आपके थे वो तो चले ही गए, आप 5 लाख रुपए हमको और दीजिए, नहीं दोगे तो पुलिस के रिकॉर्ड में तो हम मृत घोषित हो चुके हैं।
क्योंकि सुनील नामदेव है वो वीडियो और फिर छतरपुर ग्रुप में जो पुलिस के माध्यम से और फिर जो मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो खबरें प्रकाशित होती थी, उसने इस चीज़ का आशय लगा लिया था कि अब तो मुझे किसी भी प्रकार से जीवित नहीं है, मैं मृत मान चुका है हर कोई। तो वो उसका फ़ायदा उठा करके कि अब तो मैं मृत घोषित हो चुका हूँ, वो ये नहीं जान रहा था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। तो उसने कहा कि मैं तो मृत हो चुका हूँ, तुम्हारे घर वालों को भी मैं मार दूंगा अगर मुझे और 5 लाख रुपए नहीं दोगे। जैसे जानकारी उसको लगी और फिर वो वापस आया, उसने आकर के थाने में वापस से जानकारी थाना प्रभारी को बताया। थाना प्रभारी ने इस जानकारी को पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया और फिर पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें तत्काल रूप से एक्शन लेते हुए उसमें अपराध क्रमांक 162/22 का अपराध पंजीबद्ध कराया, जिसमें कि 406, 407 और फिर 386 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पंजीबद्ध करने के बाद साहब ने एक विशेष टीम का गठन किया और उनको ये हिदायत दी कि किसी भी प्रकार से मुलजिम भागना नहीं चाहिए और उसकी पता रसी करते हुए जो हमारे मुखबिर हैं, मुखबिरों के माध्यम से आज दिनांक को 11, साढ़े 11 बजे के आसपास ग्राम गढ़ा के आसपास से सुनील नामदेव को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसको थाने ला करके पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं जो पैसे लेकर के भाग गया था, तो उसने अपने निशादेही पे 5 लाख रुपए जो उसने सुरक्षित रखे हुए थे, बाकी 1,66,000 रुपये उसके द्वारा खर्च कर लिए गए। 5 लाख रुपए जो उसके पास सुरक्षित थे, पुलिस ने उसको भी बरामद कर लिया है, जो कि पैसे हैं, और इसमें अपराध कायम किया गया है। आरोपी अब राउंड अप है। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा न्यू मार्केट पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। संघ के प्रांत अध्यक्ष कल्याण सिंह ठाकुर ने बताया कि हमारे द्वारा रक्तदान करने में आमजन को रक्तदान के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर संघ के सचिव संजय तिवारी और प्रवक्ता पूर्णिमा पांडे सहित अनेक स्वास्थ्य कर्मी सम्मिलित हुए। आज हम लोगों ने ब्लड डोनेशन करने का संकल्प लिया था, जो हमारे हितैषी CMHO महोदय श्री प्रभाकर तिवारी जी का सहयोग से हम लोगों ने ये कैंप रखा है और हम लोग ये सामाजिक हित के लिए ये कैंप रखा है ताकि समाज के काम में हम लोग आएँ। हम लोगों ने बहुत सी हड़तालें करते हैं, हम लोग बहुत से हमारी डिमांड करते हैं शासन से, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि समाज के हित में भी कुछ काम करें हम। वैसे तो हम लोग समाज के हित में हम काम करते ही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित हम लोग कर्मचारी हैं। आज हमने जो बीड़ा उठाया, किसी संघ ने जो बीड़ा नहीं उठाया, ब्लड डोनेशन का हमने कैंप लगाया है। ये पहला संघ है बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण संघ जिसने ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगवाया। हमारे साथ हैं संजय तिवारी जी, सचिव बहुउद्देशीय स्वास्थ्य से। वैसे भी देखा जाए आप लोग स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं तो लोग भी जागरूक होंगे इसके बारे में। बिल्कुल, इसके पीछे एक हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि जब हम लोग आगे बढ़कर ब्लड डोनेट करेंगे ताकि आम जनता के मन में जो भ्रम भ्रांतियाँ या किसी भी प्रकार की कोई संशय की स्थिति है तो वो क्लियर हो सके कि नहीं भाई ब्लड देने से कुछ नहीं होता, बल्कि आप कोई ना कोई दुनिया के किसी कोने में एक जीवन को आप बचा रहे हैं, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं होता है। और हम लोग तो फील्ड में काम करते हैं सर, हम तो मैदानी ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग हैं, तो समाज में जो रेजिस्टेंस आता है उसी चीज़ों को लेके उसको हम लोगों को डायरेक्ट फेस करना पड़ता है। इसके संदर्भ में भी हम लोगों ने आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा है ताकि एक पॉजिटिव मैसेज समाज के अंदर जाए। उम्मीद करें कि आप जो ब्लड डोनेशन करते हैं तो आम जनता भी ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रयास है। आज हमारा लक्ष्य है, वर्तमान में आज तो 50 का लक्ष्य है, 38 लोगों की हमारे पास ब्लाइंड लिस्टिंग हो चुकी है और जिसमें से करीब 25 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इसमें कौन कौन सहयोग कर रहे हैं आपको? इसमें हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय का तो यही जो भी है, और इसके अलावा हमारा जो संगठन है मध्य प्रदेश बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण संघ, उसके पदाधिकारी एवं सदस्य, उनका ही इसमें पूरा योगदान है। पूर्णिमा पांडे है, मैं मध्य प्रदेश बहुउद्देशीय कर्मचारी कल्याण संघ की प्रवक्ता हूँ और मैं भी यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आई थी। हम लोग सुबह 8 बजे का शाम यहाँ आ गए थे और हम लोगों ने जब से प्लान किया था तभी से सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग ब्लड डोनेट करने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं आगे भी सभी लोगों से यही
रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग भी इस तरह के काम में हमारा सहयोग करें। और ये हमने पहल इसीलिए की है कि जब हम पहल करेंगे तो आगे चल कर महिलाएं वैसे भी कम ब्लड डोनेट करती हैं, आपके करने से और लोग प्रेरित होंगे। यही नहीं, आज वैसे संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोजगार संसद का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 8 मई को भोपाल के श्यामला हिल्स क्षेत्र में स्थित गांधी भवन में संपन्न होगा। इस आयोजन की विस्तार से जानकारी देते हुए आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें कार्यक्रम के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर वैभव यादव ने बताया है कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए भारत में जो व्यापक प्रभाव वाली राष्ट्रीय रोजगार नीति बनानी थी वह सरकारों द्वारा नहीं बनाई गई। रोजगार संसद आयोजित की जा रही है, जिसमें करीबन 130 से अधिक संगठन आ रहे हैं। और मुद्दा अभी आप सभी को पता है कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी अहम मुद्दा है और इसके लिए देश में कोई रोज़गार नीति नहीं है। तो इसको लेके हम लोगों ने इस रोज़गार संसद को आयोजित किया है। इस रोज़गार संसद की शुरुआत हम लोगों ने दिल्ली से की थी और इसकी कल्पना जो हुई थी रोज़गार सम्मेलन से हुई थी। रोज़गार नीति जो बनी है, इसको बनवाने के लिए करीबन देश भर के तमाम इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स और कुछ रिसर्च स्कॉलर ने इस पॉलिसी की ड्राफ्टिंग पिछले 1.5 से 2 सालों में कंप्लीट की है। इसके बाद हम लोगों ने शुरुआत की थी एक देश भर में इस कार्यक्रम को लेकर करीबन 100 से अधिक रोज़गार संवाद हो चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक रोज़गार यूथ पार्लियामेंट किया था, वो ऑनलाइन था। उसमें करीबन 1000 से अधिक युवाओं ने अपनी भागीदारी की थी। कल की तैयारी में अभी तक जो प्रमुख तौर पे हम लोग चाहते हैं कि जितने भी देश भर के संगठन है जो इस रोज़गार को लेकर चिंता रखते हैं, वो सभी साथी आएँ और अपनी अपनी जो बात रखें और इस रोज़गार आंदोलन को सफल बनाएं और मध्य प्रदेश और देश में रोज़गार नीति लागू करवाने के लिए। हाँ, रोज़गार मुख्य तौर पर हम लोग रोज़गार नीति पे ही चर्चा करना चाहते हैं। एक ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार किया है जिसमें 10M है और उस पर सभी के सुझाव आ चुके हैं लगभग 100 संवादों में। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं देश भर से एक कंप्लीट पैकेज बन के जाए ताकि इसको हम लोग संसद में से लेकर सड़क तक इस बात को रख पाएँ। जी, मेरा नाम वैभव यादव है। रोज़गार संसद को लेकर हम लोग 16 अगस्त से रोज़गार आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं दिल्ली से जंतर मंतर से। और उसके बाद हम लोग इस आंदोलन को पूरे देश भर के हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील तक इस आंदोलन को हम लोग करेंगे। जी, खाद्य तेल के दाम में जिस प्रकार से इजाफा हो रहा है, ऐसे में जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कीमतों को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत खाद्य तेलों के दामों नियंत्रण के लिए आदेश दिए गए हैं। उसी क्रम में जबलपुर जिले में थोक और फुटकर खाद्य तेल व्यापारियों की जांच की गई, जहाँ जबलपुर के तेल व्यापारी हासी मोहम्मद, पीर मोहम्मद, कोतवाली चंडाल भाटा, अखिल ट्रेडर्स चंडाल भाटा, बजाज एंड कंपनी विजयनगर में कार्रवाई करते हुए तीनों जगह से भारी मात्रा में खाद्य तेल अलग अलग ब्रांड के जब्त किए गए हैं। कल दिनांक 5 तारीख को कलेक्टर सर के निर्देश अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी कंट्रोल ऑर्डर खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी नियंत्रण आदेश 2022 के तहत ये नया आदेश आया हुआ है, इसके तहत 3 जगह हाजी मोहम्मद, पीर मोहम्मद, कोतवाली चंदाल भाटा, अखिल ट्रेडर्स चंदाल भाटा और बजाज एंड कंपनी विजयनगर, ये तीनों जगह छापामारी हुई है। इसमें तेल के जो स्टॉक को लेके ये आदेश नया आदेश आया हुआ है, इसमें यह है कि जो 500 कुंटल की लिमिट व्यापारियों के पास होना चाहिए, उससे अधिक पाई गई है, जिससे तीनों जगह से जब्त किया गया है, जिसमें 2 करोड़ 64 लाख लगभग की कीमत का ये तीनों जगह से तेल जब्त किया गया है। एवं सर, ये कौन सा तेल था? और इसमें अलग अलग खाद्य तेल था, जिसमें फॉर्च्यून, रुचि, अलग अलग ब्रांड के खाद्य तेल थे। सभी रिफाइनरी ऑयल जो रहते हैं, अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड के, सभी वहाँ पे मौजूद थे, जो फल्ली का, सोयाबीन का, सनफ्लावर का, तो ये सभी जब्त किए गए हैं। इसकी अग्रिम कार्रवाई कलेक्टर कोर्ट में प्रतिवेदन
प्रस्तुत करके कार्रवाई चलेगी। सर अभी तक की सूचना में और भी जमा कुछ नाम आ रहे हैं? हाँ, आगामी ये कार्रवाई चलती रहेगी जैसे जैसे इसका आगे पता चलेगा। और इसमें उनको 30 मार्च से 30 अप्रैल की डेट में उनको पोर्टल में अपडेट करना था व्यापारियों को, जो आदेश आए थे कि उनके पास अगर इस लिमिट से स्टॉक अधिक है तो वो अपलोड करेंगे। सर किस लिए ये जमा करते हैं? ये जमा तो इनका रेगुलरली चल रहा है। ये आदेश नए आए हैं लिमिट का, तो इस हिसाब से लिमिट वो उस आदेश के अनुसार रखें जिससे आगे कीमतों और कीमत दरों पे बढ़ोतरी ना हो, जिससे रेगुलरिटी सरकार की चलती रहे। यही इनका गवर्नमेंट का जी बिल्कुल। सर आपको शुभ नाम और पद? सिद्धार्थ राय, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र खूटिया की प्रेस वार्ता 15 अप्रैल तक 26 अप्रैल 1,07,000 सदस्य बने हैं। डिजिटल सदस्यता जारी की गई। 15 अप्रैल तक जो सदस्य बने वहीं वोटर लिस्ट में शामिल होंगे। 15 मई को जारी होगा वोटर लिस्ट। 20 मई से 29 मई तक होंगे बूथ कमेटी के चुनाव। 29 मई से 10 जून तक होंगे ब्लॉक कमेटी में चुनाव। कांग्रेस कमेटी की निर्वाचन प्राधिकरण की निर्देश के मुताबिक मध्य प्रदेश का निर्वाचन कार्यक्रम, संगठन निर्वाचन कार्यक्रम बढ़ रहा है आगे। अभी अप्रैल 15 तक जो मेंबरशिप हुई है, जिसका आधार पर इलेक्शन होगा, वो 25 लाख रसीद में और 1,07,000 डिजिटल भी हुआ है। और वोटर लिस्ट पब्लिकेशन अभी स्क्रूटिनी चल रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का मीटिंग थी, करीब सब लोग आए हैं और उनको 5 दिन हम डिस्ट्रिक्ट को भेज रहे हैं। 5 दिन में वोटर लिस्ट जो बने हैं, यानी कि अभी तक की तो डिजिटल मेंबरशिप चल रहा है, मगर अप्रैल 15 से जो मेंबर बने हैं वही लोग इलेक्शन में भाग लेंगे। अप्रैल 15 तक जो मेंबरशिप बने हैं उसको यूजुअली वो डिस्ट्रिक्ट का जो DRO है वो डिस्ट्रिक्ट को जाएंगे, जिला कमेटी में बैठेंगे। MLA, ex-MLA जो कांग्रेस की नेता, ब्लॉक प्रेसिडेंट, सबका किसी का कोई आपत्ति है या कुछ का सजेशन है लेंगे और ये मेंबरशिप का स्क्रूटिनी करके 15 तारीख तक वोटर लिस्ट को पब्लिश होगा ब्लॉक में, जिला में और PCC में। और इसमें हमारा मध्य प्रदेश में जो ब्लॉक है 489 ब्लॉक के लिए जो AICC अप्रूव्ड है उसी का ऊपर इलेक्शन होगा और सभी मेंबरान जो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, बूथ कमेटी, ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी या PCC, सभी लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने से पहले 100 रुपया देना पड़ेगा। बूथ कमेटी से जो 2 प्रतिनिधि आएंगे वो ब्लॉक कमेटी बनाएंगे और ब्लॉक कमेटी से एक PCC मेंबर, 6 DCC मेंबर निर्वाचित होंगे। 6 DCC मेंबर से 2 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC रहेंगे रिजर्वेशन और 2 महिला और 2 जनरल। और इसका बाद हम लोग ये तय किया है 15 तारीख वोटर लिस्ट पब्लिकेशन होने के बाद 20 से 30 तक हर ब्लॉक में बूथ कमेटी का निर्वाचन होगा। संगठनात्मक चुनावों को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। जो हमारा चुनाव का कैलेंडर है उसके अनुसार किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं आदरणीय खूटिया जी, जो सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं आदरणीय त्यागी जी,
और हमारे प्रदेश के जो सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं आदरणीय प्रकाश जैन जी, हमारे संगठनात्मक महामंत्री आदरणीय राजीव सिंह जी, हमारे सहयोगी के मिश्रा जी। कांग्रेस पार्टी किस तरह से सिंगरौली इन दिनों युवा कांग्रेस देश के युवाओं को अपने साथ जोड़ रही है। इसी कड़ी में शनिवार को सिंगरौली दौरे पर आई मध्य प्रदेश की प्रभारी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती पराग शर्मा द्वारा यंग इंडिया के बोल सीजन 2 की लॉन्चिंग की गई है। इस दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती पराग शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता शिवम शुक्ला, पंकज पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान, डब्बू सिंह चंदेल सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती शर्मा ने कहा कि हम ऐसे युवाओं की तलाश कर रहे हैं जो सरकार की कारगुजारी को उजागर करने की हिम्मत रखता हो, जिससे बोलने की क्षमता हो। आज हम सिंगरौली जिले में यंग इंडिया के बोल भाषण प्रतियोगिता को लॉन्च करने आए हैं। हमारी एक ही कोशिश है कि जो युवा मुद्दों की बात करना चाहते हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखना चाहते हैं, 18 साल से 35 साल की उम्र के हैं, उन युवाओं और युवतियों को हम एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जिसकी वो खोज कर रहे हैं, जिसकी वो तलाश में है। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने इन मुद्दों पर मौन धारण किया हुआ है। इसके विपरीत आज देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान पर बहस की जाती है, हनुमान चालीसा और अजान पर बहस की जाती है, मगर बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते हुए डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, गैस सिलेंडर के दाम पर कुछ बात नहीं। हम चाहते हैं आज इन मुद्दों पर युवा अपनी आवाज उठाएं और देश के लोगों तक पहुंचाएं। इसी के लिए यंग इंडिया के बोल जैसी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि जैसे आपके कांग्रेस के कई युवा बेरोजगारी को लेकर उठाते हैं तो वहाँ कांग्रेस साथ नहीं देती होगी, क्या मानती है? देखिए, आपने युवा की बात की है, बेरोजगारी की बात की, लेकिन कई कांग्रेस के लोग युवा बेरोजगारी को लेकर बात करते हैं, उनका कोई साथ नहीं देता। फिर आप कैसी? हम लोग हमेशा बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। इनको बोलिए, आप नाम लीजिए, कौन साथ नहीं दे रहा, किसका साथ नहीं दे रहा? कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का जवाब, उन्नाव में चश्मा लगाकर देखिए सब दिखाई पड़ेगा। यह शब्द अच्छे नहीं लगते मंत्री के। कई पत्रकारों का जवाब भी नहीं दे पाते हैं मंत्री जी। जब जिले में मंत्री या नेता का दौरा होता है तो सब चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं और वहीं सब देख के चले जाते हैं। नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में बीच में प्रोडक्शन कम होने की वजह से आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 6 घंटे से लेकर 8 घंटे की कटौती है और 16 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिल रही है। इसलिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। स्मार्ट गांव कैसे बनेंगे मंत्री जी? स्मार्ट गांव कैसे बनेंगे? स्मार्ट गांव बनेंगे कैसे बनेंगे जब लोगों को पानी नहीं है, सफाई भी नहीं हो रही। मंत्री जी गांव में गांव सही चश्मे से देखिए, आपको सब विकास दिखाई प्रशासन के चश्मे से देखा। ये जो निरीक्षण था गौशाला का, ये पुराना आपका प्रस्तावित था, उसी को देख लिया। कई गौशाला ऐसी हैं जहाँ पे मवेशी मर रहे हैं। इसी ग्रामीण क्षेत्र में बनी हुई उनकी स्थिति है, वहाँ पर ये स्थितियाँ चुनाव वाले दिन जिस दिन मतगणना थी उसी दिन गौ सेवक ने आग लगा दी थी गेट कलेक्ट्रेट के बाहर। देखिए, जहाँ कहीं पर कोई अनियमितता या कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है, उसका संज्ञान लेकर
उसका निदान किया जाता। क्या कार्यालय 34 साल से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। कौन सा कार्यालय? बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय। अच्छा किया आपने हमारे संज्ञान में ला लिया, आपका धन्यवाद। कोई लीपा पोती नहीं है सर। फोटो 7:30 बजे से सर व्हाट्सएप पर आपके आने के बाद पैचवर्क चल रहा है रोड पर, आपके आने के बाद रोड रोलर चल रहा है, दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जिला गड्ढा मुक्त है। मंत्री जी क्या लगता है अगली बार आप आएंगे तो ये व्यवस्थाएं सही मिलेंगी आपको? जी अगली बार जब आएंगे जनपद का निरीक्षण करने आप, तो जो अव्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थित मिलेंगी आपको? वी होप फॉर द बेस्ट। मंत्री जी किस विभाग में सबसे ज्यादा कमियां पाई गई? अच्छे की उम्मीद। किस विभाग में सबसे ज्यादा कमियां पाई गई? जी किस विभाग में सबसे ज्यादा कमियां पाई गई समीक्षा के दौरान? आप कृपा करके अपनी नजर बदल लीजिए। जबलपुर के कई नामी सरकारी और निजी अस्पताल के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके नाम से करोड़ों रुपए की दवाइयां और दवा कंपनियों के मांगने का मामला सामने आया है। पूरे मामले की शिकायत जबलपुर एसपी ऑफिस में पहुंचकर दिनेश पावले नाम के व्यक्ति ने की थी और मामले में उचित कार्यवाही की मांग जबलपुर एसपी से की गई है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए दिनेश पावले ने बताया कि महेश केमतानी और उसके भाई नरेश केमतानी द्वारा जबलपुर शहर के कई नामी गिरामी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल के फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए दवा कंपनियों में दवाइयां कम रेट में मंगवाई गई और उन दवाइयों को मार्केट में अधिक दामों में बेचा जा रहा है। मेडिकल डायरेक्टर के नाम से फर्जी बिल भी बना दिया, वो फिर कंपनी सबमिट कर दिया, सील फर्जी सील लगा के प्राप्ति, ये फर्जी सील और फर्जी वो कर दिया उन्होंने कि हमने ये वहाँ रिसीव्ड लिखा, ये रिसीव्ड वाली सील लगा दी, ये फर्जी है सर, इनका कोई भुगतान नहीं किया गया। गवर्नमेंट में जो दवाइयाँ सप्लाई होती है दवाइयाँ मिलती हैं। और ये प्राइवेट अस्पतालों में भी ऐसा है क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऐसा है, ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल में, उसमें बॉम्बे हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, उनके ही फर्जी है, सबके फर्जी है। और फिर इनको महंगे सब में साइन एक ही बंदा कर रहे हैं ना। अच्छा, तो उससे यह मामला महेश केमतानी और उनके भाई नरेश केमतानी के द्वारा किया गया है, जिनमें उन्होंने भिन्न भिन्न हॉस्पिटलों में, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों के फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन्होंने कंपनियों से सस्ते दामों में दवाइयां मंगा के और लोकल में उनको महंगे दामों में बेची है, जिसमें कुछ नशीली दवाइयां भी शामिल हैं। ऐसे ही एक बिल मैंने सबमिट किया है, जिसमें डॉक्टर रत्नेश कुररिया के नाम से उन्होंने बिल सबमिट किया है कंपनी में, जो कि नींद की दवाई है, उसकी 1500 स्ट्रिप बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, वो भी सबमिटेड है। उसमें RTI लगाई हुई है रेलवे से निकाल के, जिसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि उनके द्वारा कोई भी क्रय आदेश नहीं दिया गया है, ना ही उनके द्वारा कोई इसका बिल का भुगतान किया गया है। उनके फर्जी बिल भी लगाए गए हैं, जिनका रेलवे ने कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। क्या उद्देश्य हो सकता है इस तरह के? लाभ कमाने का इसमें बहुत फर्जी वाला कैसे? अब वो उनके फर्जी डॉक्यूमेंट उन्होंने खुद ही तैयार किए हैं। उनको मालूम है कि हॉस्पिटल रेट पे कम रेट पे दवाइयाँ आती हैं, तो उन्होंने उस रेट पे दवाइयाँ मंगा के उनको महंगे दामों पे बेचा है। पहले भी आप पार्टनर थे इनके साथ? पार्टनर नहीं थे, उन्होंने मुझे पार्टनर बनाने का झांसा दिया था। 2008 से उन्होंने मुझे पार्टनर बनाने का झांसा दिया, जिसके एवज में उन्होंने मेरे से पैसे भी लिए। 2017 तक जब ये मैं देख रहा था, अनियमितताएं मिल रही थी मेरे को दुकान पे, तो मैंने उनका विरोध करना चालू किया। तो विरोध करना मेरा बढ़ गया, जिससे 2017 में उन्होंने मुझे पार्टनर बनाया, ना ही मुझे कोई उसका मेरा पैसा वापस लौटाया, जिसकी वजह से मुझे हटा दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद से उन्होंने मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया। क्या कारण था हटाने का? मतलब क्या ये विरोध में मैं इस चीज़ का विरोध करता था जो इन्होंने ये गलत काम करते थे। तो मेरे ये क्या होता था, ये लोग आपस में ये करते थे काम, जिसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाती थी। जब मेरे को जानकारी मिली, मैंने इनको जानकारी दी कि आपकी शॉप से ये काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा तुम अपना काम करो जो तुम करने आए हो, बाकी कामों में दखल अंदाजी मत करो। लगभग शहर के कितने हॉस्पिटल्स के नाम से इन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल है, जबलपुर में मेट्रो हॉस्पिटल है, जामदार हॉस्पिटल है, अपना जबलपुर हॉस्पिटल है, डॉक्टर रत्नेश कुररिया जी का नाम इस्तेमाल किया है, मेडिकल हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, MPB हॉस्पिटल है, जिनके इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जो कि मैंने फाइल बना के अभी सर को दिए पुलिस विभाग में। कितना समय मानते हैं कि ये सालों से करते आए हैं। मेरे को जुड़े उनसे 2008 से जुड़ा हूँ, तो तब से जानकारी मिली मेरे को। इनका पहले भी ये करते होंगे, तो मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, बट जब से मेरे को जुड़ा उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे हुए हैं फाइल में। मूलतः कीमत मतलब करोड़ों का मैटर होगा, ये करोड़ों का होगा। दिनेश पाहुजा के महंगे रेट पे देना और इसी प्रकार के और बिंदु हैं, और RTI से प्राप्त इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो इसका हम परीक्षण करके और जैसा भी जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। आरोपी मतलब जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनका नाम क्या बताया? ये है, अभी पढ़ूंगा, इसको देखेंगे, परीक्षण कराएंगे। अभी मैं इसके बारे में कोई किसके खिलाफ शिकायत? ये भी मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, कौन इसमें आरोपी बन रहा है, किस प्रकार से उसने गड़बड़ी की है, क्या उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी है, इसकी अध्ययन करके ही कुछ बताया जा पाएगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।